नमस्कार, वेलकम टू OGF कंपनी। मैं हूं आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट पास्टर राव पिरबका। अभी जो वक्त है डू और डाई का वक्त है। चलिए आज हम एक कहानी के बारे में कहानी को पढ़ाई करेंगे और प्रेमचंद द्वारा लिखा गया कहानी है उसकी रात। ठीक है, तो मैं पढ़ाई करता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है। उसकी रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। मांगो, पूछ की रात हर में कैसे काटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण और निश्चित दशा में खड़ा रहा। पूछ सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। गुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जड़ों से मरेंगे, वाला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना बारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरसती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा, कंबल ना जान कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं कहती, छोड़ देते। मर काम करो, उपजो हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी कहती से बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्यों में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के साथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब की से कहती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगा, किसी की दोष तो ना रहेगी। अच्छी कहती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर दोष। हल्कू ना रुपये लिए और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकल कर देने जा रहा हो। अपने मजूरी से एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे थे। एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के बाहर से दबा जा रहा था। उसकी अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी टिटरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के कटाले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर आड़े पड़ा कांप रहा था। काट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को
और मर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा जड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्यों लेने आए थे? अब खाओ, ठंड में क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े धूम हिलाई और अपनी कूं को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड हो जाओगे। यह रंड पचुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। ऊँट फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो काटें। 8 चिलम तो पी चुका, यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जड़ा आए तो गर्मी से गबड़ा कर भागे। मोटे मोटे मध्य हिलाप कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। जकदीर की खूबी मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकल कर चिलम भरे। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से चलकता हुई आंखों से देखा। हल्को, आज और जड़ा खा ले, कल से मैं पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चित करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट गर। जड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तर ना रह गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उस सिर को तपाकर उसे अपने गोंद में सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपने गोंद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के पत्ती घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मंत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब डर खोल दिए थे और उसका एक एक औण प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और चपरी से बाहर पाकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कोई बार जमकार कर बुलाया, पर वह आपके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था।
एक घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा दिया। फिर भी ठंड कम ना हुई, ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितने रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आंधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोच चलकर पत्तियां बटरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठ नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कोई पौधे उकड़ लिए और उनका एक जड़ बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बागीचे की तरह चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरा, चलो बागीचे में पत्तियां बटर कर तापें, टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। तभी तो बहुत रात है। जबरा ने हूँ करे सहमति प्रकट की और आगे बागीचे की ओर चला। बागीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक जोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारे नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां उतरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ टिटरे जाते थे और नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसकी लौ उम्र वाले वृक्ष की पत्तियों को चू चू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बागीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा, आग तप रहा था। एक कोण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय वर्ग को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने हूँ करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय ना सुझा नहीं, इतने ठंड क्यों कहते? जबर ने पूंछ हिलाते। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा।
जबर ने उस अग्नि रस्सी की और कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं नहीं लड़ाई करेंगे। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं लड़ाई करेंगे। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर के सांप निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द झुमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूदकर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा आग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर देती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाते लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी और ज्यों त्यों शीत बढ़ती जाती थी। उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नीचे ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। जब वह अपने को धोखा ना दे सका, उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा धंधाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिले 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 हिलो हिलो हिलो। उसने जोर से आवाज़ लगाए, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार हैं। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुदेर कर अपनी ठंडी देर को गरमाते लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। 3 गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्को गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वही चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैली गई थी और मुन्नी की रही थी। क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ आकर रह गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ना उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा।
तुझे अपने खेती की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मंडैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्क प्रसन्नता। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो ये था पूस की रात कहानी, प्रेमचंद का लिखा हुआ एक कहानी। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।